गाइस, मैं हूँ पूर्णिमा और आज मैं बात करूँगी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो किसी भी नेशन के कुछ गोल्स होते हैं और उनके कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जिस पर वो वर्क करते हैं। और अगर बात करें इंडिया की, तो भारत का संविधान अपने ही प्रियम्बल में बताता है कि उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट एक्सेट्रा। अब पार्ट 4 में डीपीएसपी है, जिसमें आर्टिकल 51 ये कहता है कि इंडिया विल वर्क फॉर इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी, मतलब शांति और सद्भावना। जब जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी की बात की थी, तब इंडिया ने उसे डिनाई कर दिया था। इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान को अगर एक मुस्लिम स्टेट बनना है तो वो बने, लेकिन इंडिया हिंदू स्टेट नहीं बनेगा, बल्कि ये सेक्युलर नेशन रहेगा। हमारी वैल्यूज़ ही आधार है हमारी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसीज़ का। अब जैसे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बदलते गए, उनकी आइडियोलॉजी में चेंज आता गया, दुनिया का सिनेरियो चेंज होता रहा और उन सब के बीच में हमारे राष्ट्रीय हित भी बदलते गए, और जिसके बेस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होती गई। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिन दो देशों के इंटरेस्ट सेम होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं, और जिन देशों के इंटरेस्ट अलग होते हैं वो कभी कभार एनिमी भी बन जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कभी भी कोई नेशन परमानेंट एनिमी नहीं होता और कभी भी कोई नेशन परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। जैसे कि हम देखें तो पहले इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर इंडिया चाइना के वॉर के बाद आपने देखा कि उसके कुछ साल पहले से ही कि हमारे रिलेशंस बहुत बिगड़ते गए, और अभी तो हमें चाइना के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखें तो पहले रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस कितने अच्छे थे, लेकिन अब नहीं हैं। और पहले यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कैसे इंडिया और यूएसए के रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। उसी प्रकार अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अभी खराब हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये रिलेशंस हमेशा ही खराब रहेंगे। एक ऐसा वक्त आएगा जब इन दोनों के बीच के रिलेशंस भी इम्प्रूव होने लगेंगे और हमें पॉजिटिव वे में जाते हुए दिखेंगे। अब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो कुछ बातों को अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं, जिसके बेसिस पर उन्हें पॉलिसी बनानी है। तो फर्स्ट अगर देखें तो हमें मिलेगा फंडामेंटल वैल्यूज़, जो कि बदल नहीं सकती हैं, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। ये हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं, और अगर कोई कंट्री इनके अगेंस्ट काम करती है तो ये श्योर है कि इंडिया के साथ उसके पॉजिटिव रिलेशंस नहीं रहेंगे इन्हीं वैल्यूज़ के कारण। और नेशनल इंटरेस्ट को हम पूरा फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं अपनी, और अगर नेशनल इंटरेस्ट में चेंज आता है तो फिर फॉरेन पॉलिसी में भी चेंज आता है, और नेशनल इंटरेस्ट में आइडियोलॉजी का बहुत प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब लीडर्स परमानेंट नहीं है तो पॉलिसीज़ कैसे परमानेंट हो सकती हैं। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ बेसिक वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि अगर आप काउंट करें तो है गुजराल डॉक्ट्राइन, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, लुक अफ्रीका पॉलिसी, पंचशील डॉक्ट्राइन, नाम, लुक लैटिन अमेरिका पॉलिसी, ईस्ट एशिया पॉलिसी, ओपोजिशन टू imperialism एंड colonialism, फ्यूरियस एंड ओपोजिंग मिलिट्री एक्शंस एक्सेट्रा। तो बात करते हैं 1947 की। इस समय दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड से उभरी ही थी कि दुनिया बट गई दो भागों में, पहला यूएसए और सेकेंड यूएसएसआर। और इन दोनों के बीच में हुआ एक आइडियोलॉजिकल वॉर, जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो ये हुआ था ट्रेड के उस टेक्निक पर जिससे दोनों देशों के बीच आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हुए, क्योंकि यूएसएसआर चाहता था कि हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, जिसे हम जानते हैं सोशलिज्म के नाम से, मतलब समाजवाद। जबकि यूएसए की पॉलिसी थी कैपिटलिज्म, मतलब पूंजीवाद। तो उस वक्त जब भारत वैसे ही बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था, उस वक्त उसे ये भी डिसाइड करना था कि वो यूएसए की साइड जाए या यूएसएसआर की। तब इंडिया ने एक अलग ही पाथ फॉलो किया, और वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट का नाम। इसे बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इंडिया ने कहा कि दुनिया बाइपोलर नहीं हो सकती, जिसे जो पॉलिसी एप्ट लगेगी वो वही अपनाएगी। तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस था और सोशलिज्म में पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस था। और जिसके बाद आई मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब वो पॉलिसीज़ जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स होंगे, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा सा झुकाव सोशलिज्म की तरफ था।
1991 में जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, तब इंडिया का फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गया था। तो इसे समझें आप कि अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, एंड जिस देश के पास जितना ज़्यादा फॉरेक्स होगा वो देश उतना ही स्ट्रांग होगा। तो उस वक्त इंडिया में आर्टिकल 360 मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के पूरे चांसेस हो गए थे, जो इंडिया में आज तक नहीं लगी है। अगर मनमोहन सिंह डिसीजन नहीं लेते तो ये लग चुकी होती। उन्होंने फॉरेक्स को बढ़ाने की बात की, मतलब हमें मिक्स्ड इकोनॉमी से थोड़ा सा टर्न लेना पड़ा कैपिटलिज्म की तरफ। तब इंडिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गया, तो उन्होंने इंडिया को बोला कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, दैट इज़ एलपीजी। तो एल का मतलब है लिबरलाइजेशन मतलब उदारवाद, पी से है प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी से है ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो हमने फॉलो किया ये, और अब आप जानते हैं कि इंडिया अमेरिका के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये था नेशनल इंटरेस्ट सेम होना। अब शुरुआत करते हैं 1947 की। तो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें फॉरेन अफेयर्स का बहुत ज्ञान था। एग्जाम्पल देखें तो नाम, फिर पंचशील अग्रीमेंट, फिर उन्होंने सपोर्ट किया था यूएन ऑर्गेनाइजेशन का, एंड 1949 में इन्होंने एक्सेप्ट की थी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप। तो ये उन कंट्रीज़ का ग्रुप था जो कि किसी वक्त में ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। साथ ही इन्होंने विरोध किया कलर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब रंग भेद पॉलिसी का, जिसके बाद इन्होंने नई पॉलिसी अपनाई जिसे हम बोलते हैं लुक अफ्रीका पॉलिसी। और नेहरू बहुत आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन थे। और रही बात तो कंट्रोवर्सीज की कि कुछ कुछ चीज़ों पर नेहरू जी को ये डिसीजन नहीं लेना था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इतनी बड़ी पोजीशन में हैं जहां आप पूरी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, एक लीडर का काम कर रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, हमेशा उसके हित में ही सोचेंगे। आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं पर आपका इंटेंशन हमेशा नेशनल इंटरेस्ट ही रहेगा। तो ये थे कुछ बेसिक्स हमारी फॉरेन पॉलिसी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पूर्णिमा चौधरी पर, और फॉलो कर सकते हैं बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद।